आज की मार्केट हम यहाँ पे देखते हैं तो अच्छा मार्केट था, कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा था मार्केट, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि आज की मार्केट भी अगर हम देखते हैं तो लार्ज कैप अच्छा खासा निगेटिव में था 0.3% के पास, एंड मिड कैप भी आज निगेटिव में ही था। इंडेक्स हमारा लार्ज कैप इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जो मिड कैप बेंचमार्क इंडेक्स है, वो दोनों निगेटिव में थे। लेकिन वहीं पे अगर हम स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है उसको देखते हैं, जो स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स है, वो अच्छा लगभग जितना लार्ज कैप निगेटिव में था उतना स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव में था। इसके अलावा अगर माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें माइक्रो कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो टॉप 250 जो स्टॉक्स का यूनिवर्स है वहां पे सेलिंग अच्छी खासी हुई है, और उसके नीचे के जो स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप सेगमेंट हो गया, माइक्रो कैप सेगमेंट हो गया, इनके अंदर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है, बैंक्स वगैरह है, उनके अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अब ये बाइंग का रीजन ये हो सकता है कि जो सेक्टर है उसको अंदाजा लग गया था। क्या अंदाजा लग गया था? जिसकी इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं। अंदर जीडीपी का डेटा आज हमारा अनाउंस होने वाला था, और करीब 4 सवा 4 बजे के करीब में जो सरकार है, मतलब जो उनका अपना डिपार्टमेंट है, उन्होंने जीडीपी का नंबर अनाउंस कर दिया, फुल ईयर का भी और Q4 का भी, जो जनवरी से मार्च क्वार्टर होता है उसका भी। तो रियल टर्म्स में जो जनवरी से मार्च जो Q4 है हमारा, उसका जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 7.4% से निकल के आया है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग तो चौंक गए इस चीज को देखकर कि इतना ज्यादा नंबर कैसे आ गया। काफी एक्सपर्ट्स तो मतलब उनको समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा नंबर कैसे आ गया। और ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो हो जाता है, 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, वहां पे जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% का ओवरऑल निकल के आ जाता है। कम जरूर है, लेकिन अगर Q4 के नंबर्स और कम आते तो ये 6.5% से भी ओवरऑल नीचे जीडीपी ग्रोथ जाती। अब जो ये 7.4% का नंबर निकल के आया है, यहाँ पे 4 सेक्टर्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, और उसमें सबसे पहला सेक्टर हो जाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसका काफी ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। दूसरा पब्लिक सर्विसेज वाली जो सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। इसके बाद डिफेंस सेक्टर का जो थीम है उसका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा रहा है, और साथ ही साथ लास्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है, इसका भी कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहे हैं। तो Q4 के जो ये हाई नंबर्स हैं, इनके अंदर ये 4 सेक्टर्स का बोलूं या थीम का बोलूं, यहाँ पे सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। और मुझे लगता है यही रीजन है कि बैंकिंग सेक्टर में आज काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। हालांकि डिफेंस थीम जो है वो उतना तेज नहीं था, 1% से ज्यादा गिरावट में क्लोजिंग मिला है डिफेंस थीम को, लेकिन फाइनेंस ओवरऑल काफी अच्छा आज यहाँ पे कर रहा था। अब ये हो सकता है कि देखो, जैसे कोई मतलब बहुत सारे जो मैक्सिमम जो अनुमान लगाया गया था वो 6.8 का, 6.7 6.8 तक का मैक्सिमम अनुमान लगाया गया था कि जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ग्रोथ हो गई 7.4% तक। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे अनुमान जो हम लोगों का भी था, या काफी सारे जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, उनका भी था कि जो Q4 के अंदर कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो भी काफी खराब आएंगे। लेकिन हमने देखा कि Q4 के अंदर कंपनीज के रिजल्ट उतने खराब नहीं आए, ठीक ठाक से रिजल्ट्स आए, जिसके कारण मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर चढ़ा था। तो ये जो अनुमान है इस बार, वो काफी सारे लोगों का गलत हो गया। Q4 के कंपनीज के रिजल्ट्स को लेकर भी यहाँ पे अनुमान काफी लोगों का गलत हो गया, इवन मेरा भी गलत हो गया। एंड जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स को लेकर भी अनुमान काफी लोगों का गलत हो गया। यहाँ पे जो अगला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो होगा, जो अभी मतलब जिस ईयर में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे जो ओवरऑल ईयर की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन दी गई है वो 6.5% के आसपास दी गई है, जो कि अगेन कम ही है। मतलब अच्छी तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने, इसलिए कम से कम 7.5-8% से जीडीपी ग्रोथ अगर होगा, मतलब हर साल हो, तो हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा कम ही आ जाता है 6.5%, लेकिन फिर भी ठीक है, कम से कम जो बुरे हालात हो गए थे उससे रिकवर होती हुई दिख रही है। और ये जो डेटा है वो मार्केट क्लोज होने के बाद है। अगर मिड मार्केट में आता तो हो सकता है हमारे मार्केट पे असर होता है इसका, या फिर ऐसे दिन में आता
जैसे कल आ जाता या परसों आ जाता तो मतलब मार्केट खुली रहती तो अगले दिन हमें अच्छा अफेक्ट मार्केट पे इसका देखने को मिलता है। लेकिन फ्राइडे को आई है, मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, सैटरडे मार्केट बंद रहेगा, संडे मार्केट बंद रहेगा, तब तक कहीं जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, इस न्यूज को एडजस्ट न कर ले और मंडे को देखते हैं क्या जंप देखने को मिलता है। वैसे ये न्यूज जो थी वो बिल्कुल मार्केट को जंप कराने वाली जरूर थी, लेकिन अब 2 दिन का बीच में वीकेंड है तो अब मार्केट जंप करेगी नहीं करेगी। इस साल बहुत ऐसा हो रहा है, जो अच्छी न्यूज होती है वो ऐसे ही टाइम पे आती है कि मार्केट 2 दिन तक बंद है। आप अपनी राय जीडीपी के बारे में जरूर बताना कि आपको क्या लग रहा था और क्या मतलब क्या कुछ है, आपको क्या लगता है सही डेटा है या डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन वगैरह किया गया है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहाँ पे एक मैं कमेंट ले रहा हूँ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई का कमेंट है और इनका कहना है कि मैं रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बारे में वीडियो नहीं बनाऊं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिजनेस छीन रहा हूं, उनकी कमाई छीन रहा हूं, पेट पे लात मार रहा हूं। और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऐसा मैसेज भी आता रहता है, कमेंट भी आते रहता है। तो देखिए, मैं कभी भी किसी का बिजनेस नहीं छीनता हूं और ना कभी किसी का ऐसा चाहता हूं कि किसी को कोई दिक्कत हो। मैं जब भी रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करता हूं, मैं हमेशा ही ये जरूर कह देता हूं कि अगर आपको जीरो नॉलेज है म्यूचुअल फंड का, या फिर अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है, अगर आप गिरावट के टाइम में, अगर आप खराब सिनारियों में अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, आपको डर लगेगा, बेच दोगे, भाग जाओगे, तो ऐसे में खुद से इन्वेस्ट करने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ से सपोर्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स को लेकर कि गिरावट का समय है, पेशेंस रखने की चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और मतलब जितना हो सके मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, वैसे ही जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपके घर आके आपसे बात करके या आप बात करोगे उससे, तो वो आपको सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, आपको ये भरोसा दिलाएगा कि जो गिरावट है वो टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पॉसिबल है, अच्छे पैसे बन सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको कोई सर्विस नहीं मिल रही है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़े हो या आपने बैंक के साथ इन्वेस्ट कर लिया, किसी वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्ट कर लिया जो आपसे रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करवा दे और आपको किसी तरीके की सर्विस ना दे, आपको मतलब फील ही नहीं हो रहा कि हाँ भाई अगर कोई मेरे से कुछ खर्चा पानी ले रहा है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है, मैं खुद से भी अगर करूंगा तो यही सब चीजें करूंगा और उसके थ्रू भी कर रहा हूं तो यही सब चीजें कर रहा हूं, तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करने या किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने की बजाय डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। जो ये भी 1% आधा परसेंट एक्सपेंस रेशियो बच जाएगा उतना तो फायदा ही होगा। आधा परसेंट 1% भी 20-30 सालों में करोड़ों रुपए बच जाते हैं। तो ऐसे में अगर सर्विस अच्छी मिल रही है और आप सेटिस्फाइड है सर्विस से, तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्विस कुछ मिल नहीं रही है, सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, सारा प्रेशर, अनसर्टेनिटी का डर का माहौल, वॉलेटिलिटी सब खुद ही झेलना पड़ रहा है, या फिर मैं सक्षम हूं झेलने में और मैं अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर भी ले रहा हूं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ये चीजें समझनी चाहिए। अगर क्लाइंट खुद से सब कुछ कर ले रहा है तो आपकी कोई जरूरत नहीं है वहां पे। और अगर क्लाइंट, आप वैसे क्लाइंट को पकड़ो जिनको आपकी जरूरत है और अपना फायदा ना सोचकर, मैंने कई बार ये चीज कही है और बहुत बार ये चीज सामने आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ज्यादा कमीशन के चक्कर में एनएफओ में इन्वेस्ट करवाते हैं, ज्यादा कमीशन के चक्कर में सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं, ज्यादा कमीशन के चक्कर में ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करवा देते हैं जिसकी इन्वेस्टर को जरूरत भी नहीं होती है। तो वो सब चीजें जब करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा सीखना समझना चाहिए। अगर आप सीख के डायरेक्टली, मतलब सीख के कोई इन्वेस्टर डायरेक्टली कर लेता है तो वो सबसे अच्छा है, और कोई नहीं सीखना चाहता, नहीं करना चाहता, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करना ही पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के ऊपर सिर्फ अगर टिके हुए हो, तो समय आ चुका है कि आप इस चीज को चेंज करो, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 50% लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में ये नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसे में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का खासकर बिजनेस, क्योंकि अब इतना एजुकेशन बढ़ चुका है, इतना ज्यादा इजी हो चुका है इन्वेस्ट करना, कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा आप करना।
तो इसलिए ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, बहुत सारी जगह पे हो सकता है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है और इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है, इस कारण और म्यूचुअल फंड कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, तो इस कारण से आपको भी अपने बिजनेस पे खुद से ध्यान देना चाहिए कि कोई भी, देखो मैं भी अगर बात करता हूँ, कोई और क्रिएटर बात करता है रेगुलर और डायरेक्ट फंड के बारे में, तो वो इन्वेस्टर की भलाई के लिए ही करता है, और आपको भी वही चीज करना होगा, आपको भी इन्वेस्टर की भलाई सोचनी होगी। तो ये सब चीज आपको समझना चाहिए। मैं कभी किसी का बिजनेस खत्म नहीं करना चाहता।